हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि भाई जो आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग कॉलेज में या फिर जब भी एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग किए होंगे तो इस रिवॉल्यूशन के बारे में आपके प्रोफेसर आप बुक खोलते होंगे तो ज़रूर मिलता होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन के बिना हमारा एग्रीकल्चर अधूरा है ना। हर एग्ज़ाम के अंदर आपके देखेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों ना हम इस रिवॉल्यूशन के बारे में एक डिटेल में हिस्ट्री जान लें कि सर ये रिवॉल्यूशन आखिर आया क्यों, कैसे हमारे एग्रीकल्चर को ये बदल के रख दिया, क्या क्या इसका योगदान था, कैसे योगदान दिया कि मतलब हमारे जो फार्मर्स थे वो भूखमरी से मर रहे थे, सडनली उनके पास इतना ज़्यादा अनाज आ गया कि हमारे गवर्नमेंट के पास उसके लिए सुविधाएं नहीं थी रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज का जो स्टोरी है ना, ये आपको ये जानने पे मजबूर कर देगा कि क्या चैलेंजेस रहे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेके, कैसे ये सक्सेसफुल बना और क्या इनके निगेटिव इम्पैक्ट थे। दैट मीन्स कि आज का सेशन लास्ट तक जरूर देखिएगा। होप सो गाइज आज के बाद आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन से एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो गलत नहीं करोगे और आप इसके ऊपर कहीं भी एक अच्छे खासे आप कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम के अंदर, या फिर आप किसी भी एग्जाम में जहाँ पे मेंस में एज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आता है तो आप 100% आपके पास इतना कंटेंट होगा कि आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट तक जरूर देखना। हमारा आज का टॉपिक है द स्टोरी बिहाइंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का असली सच। ठीक है, रेडी हो आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। नौ, हम लोग का जो मुख्य टॉपिक रहेगा ना वो देखिए कुछ इंटरेस्टिंग सा रहेगा कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हरित क्रांति का असली सच क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन की पूरी कहानी जो है हम आज देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं हम लोग एक हिस्ट्री की दुनिया में जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन का असली सच। चलिए सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो इस लेक्चर में हम जो टैकल करने वाले हैं, क्योंकि देखो मैं इसको ऐसे कवर करने वाला हूं कि आप अगर नाबार्ड का मेंस दे रहे हो या फिर कोई सा भी एग्जाम जहां पे मेंस में पेपर आपका अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपके पास इतना कंटेंट रहेगा कि आप आराम से आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहला हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बैकग्राउंड के बारे में कि इनका बैकग्राउंड क्या था। अब वो भी बैकग्राउंड हम देखेंगे दो लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे और एक हम नेशनल लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ एक्शन, कैसे इसमें एक्शन लिए गए और क्या एक्शन लिया गया वो भी देखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें सर क्रॉप कौन से थे, है ना, वो भी देखेंगे और वो क्रॉप को ही क्यों चूज़ किया गया हम वो भी बातें करेंगे। इसके अलावा सर सबसे इम्पॉर्टेंट कि इनका, क्योंकि ये आप पढ़ोगे ना तो इसमें आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख जाएगा कि सर ये क्यों लाया गया था, बट इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे बहुत ही ब्रूटल थे। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज आपको मैं हिंट देता हूँ, आप देखेंगे कि पंजाब से एक ट्रेन चलती है जिसको हम कैंसर ट्रेन बोलते हैं, है ना, और ये जो ट्रेन चलती है ना वो ट्रेन में देखेंगे तो अक्सर आपको कैंसर के पेशेंट ही मिलेंगे, तो उनमें आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये भी देखेंगे कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन का कैंसर ट्रेन से क्या रोल है, क्या इनमें कनेक्शन है, हम बातें करेंगे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो हम फोर्थ इंपॉर्टेंट पहलू पे बात करेंगे, एक सोशल फैक्टर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग सामाजिक कारण। इसके अलावा हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर, है ना, इसके अलावा हम बात करेंगे पॉलिटिकल फैक्टर, हाँ कुछ पॉलिटिकल फैक्टर भी थे। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर कि भैया एग्रीकल्चर के आप जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन था कैसे हमारे लैंड को डिग्रेड कर दिया, कैसे हमारे फसल को मतलब ग्रोथ तो किया लेकिन कहीं ना कहीं उसको पॉइजनस बना दिया। तो हम हर तरीके से हर पहलू से हम बात करेंगे, हर एक एक पॉइंट से रूबरू होंगे, लेकिन आपसे एक चीज़ रिक्वायर्ड है कि आप हेडफोन लगा के बस बातों को ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि हम आपको आज हिस्ट्री बैकग्राउंड की तरफ लेके चलेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आपका अटेंशन जो है वो बना रहे और आप जो है वो पूरे डेडिकेशन के साथ चीज़ों को सुने। ठीक है, नोट्स के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक ना, चलिए
हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करें तो देखो, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, है ना, जिनका नाम था माल्थस। क्या नाम था? माल्थस, है ना। ये आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होंगी तो इन्होंने आपको देखेंगे कि भैया ये वैज्ञानिक जो है पॉपुलेशन से रिगार्डिंग जो है वो थ्योरी दी हैं। तो इनका बोलना था ना कि जो छठा महाविनाश होगा वो मानव का होगा, मतलब कि छठवां महाविनाश मानव का होना तय है। इन्होंने ऐसा बात कही थी। ये ऐसा बात क्यों किए थे? क्योंकि देखो, एक मान के चलो ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में अगर ऐसा हो कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट करे और जो आपके फूड हैं वो लिमिटेड ही हैं, और या फिर फूड की जो ग्रोथ है बहुत ही स्लो हो, तो आप सोचो क्या हर लोगों को फूड मिल पाएगा? नेवर, कभी नहीं मिल पाएगा। और क्योंकि देखो फूड आपके हैं वो कॉन्टिन्यूस सेम उत्पादन नहीं होंगे, किसी साल कम होंगे। और ऐसा समय अगर मान के चलो हमारा अकाल आ जाता है या फिर फैमाइन आ जाता है, तो हमारा अगर ये फूड नहीं या फिर हमारे जो क्रॉप्स हैं वो कल्टीवेट नहीं हो पाए, मर गए, डेथ हो गए, तो फिर किसी को खाने नहीं मिलेगी और एट द एंड वो मर जाएंगे। तो माल्थस का बोलना था कि भैया जो छठा महाविनाश है वो किसका होगा? मानव का होगा, है ना। आप सोचो ना कि पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रहा हो, 2, 4, 8, 10, 12, 15, और जो आपके फूड्स हैं, जो क्रॉप हैं वो ऐसे बढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। इनका ग्रोथ इतना स्लो है और इनका इतना फास्ट है, तो कहाँ सबका भरपाई हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये इनका स्टेटमेंट था। इसके बाद आपको याद होगा, इनके बाद ना हमारे यूएसए के अंदर एक वैज्ञानिक हुए जो कि बहुत ही पॉपुलर हुए, और उनका जो थ्योरी है वो छा गया, है ना। यस, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक वैज्ञानिक जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड बोलते हैं। इन्होंने थ्योरी दिया थ्योरी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक ना। ये इन्होंने थ्योरी दिया। अब इन्होंने क्या किया कि ये इंट्रोड्यूस किए क्या? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। लेकिन गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सीड थे ना ये ड्वार्फ वैरायटी थे। ये कैसे सीड थे? ड्वार्फ वैरायटी के सीड थे। मतलब अब आप सोचो, आप क्योंकि एग्रीकल्चर में इकोनॉमी पढ़े होंगे, ये हमारी क्रॉप है, ये आपके टॉल हाइट की है, ये आपकी क्रॉप है जो कि शॉर्ट हाइट की है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका जो ये लेंथ होता है जो कि हमारे लिए यूज़फुल होता है, ये इक्वल ही होता है, लेकिन इसके जो ये वाला पोर्शन होते हैं ना ये लंबे होते हैं टॉल वाले क्रॉप में, और ड्वार्फ में ये आपके छोटे होते हैं। अब इनकी फ़ायदा ये होगी कि अगर आप ड्वार्फ वैरायटी का क्रॉप यूज़ करेंगे तो ये वाला पोर्शन पे आपका न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा जाएगा, जो भी आप डाल रहे हो पेस्टिसाइड वगैरह वो इस वाले भाग पे ज़्यादा जाएगा, और ये भाग आपका ज़्यादा यूज़फुल बनेगा, ज़्यादा इकोनॉमिकल बनेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन अगर आपने इस पे डाला तो इनका लेंथ भी बढ़ रहा है और देन आपका उतना ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा नहीं, और अगर हवा तेज़ी से चली तो आपके फसल जो है वो गिर जाएंगे, तो प्रोडक्शन लो हो जाएगा। तो उस टाइम पे नॉर्मन बोरलॉग ने सबसे पहला काम किया कि भैया उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि ड्वार्फ वैरायटी के थे, और ये एक क़यामत छा गया, है ना। अब ये इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, क्योंकि ये नॉर्मन बोरलॉग थे यूएसए के, अब यूएसए ने इनका फ़ायदा उठाया। यूएसए बोला इधर आओ भाई, इधर आओ, आप बहुत ही काम के वैज्ञानिक लगते हो, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो आप इधर आओ। बुला लिया उसको, आइए भैया। अब यूएसए से कहानी स्टार्ट होता है। देखो, यूएसए ने उनको बुलाया, और ये यूएसए ने दिमाग लगाया कि भैया मेरे पास तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ये भाप चुका था कि भैया आने वाला कुछ समय में जो रिमेनिंग कंट्री हैं वो सफ़र करेंगे भूखमरी से, और मेरे पास एक अच्छा मौका है कि हमें जो है वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ दिखाने का, हमें हंगर फ्री कंट्री घोषित करने का, इसके अलावा हमें दूसरे कंट्री के ऊपर लीडरशिप करने का अच्छा मौका है। तो क्योंकि हमारे पास एक महान जो है वैज्ञानिक पड़े हुए हैं, तो इन्होंने उनको बुलाया, और यूएसए ने क्या किया, अपने यहाँ पे बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, है ना, कि इसको बोल सकते हो लालच के लिए, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं थी, वो ये सब की लालची में इन्होंने क्या किया, बहुत ही सक्सेसफुली वो क्रॉप को कल्टीवेट करना स्टार्ट किए, और उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा इनके पास प्रोडक्शन हो गया, सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, मतलब एक्सेस अमाउंट में। अब क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं थी और इनको पता था कि ये जो प्रोडक्शन हुआ है उसको अगर हम मार्केट में उतार देंगे तो होगा क्या, कि आपको पता है ना कि जब मान के चलो कि
ये अगर ये उतार देते मार्केट में, क्योंकि मार्केट में इनकी ऑलरेडी स्टेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन अगर ये मार्केट में ये प्रोडक्शन को उतार देते तो होता है क्या कि प्राइस का रेट काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई चीज़ों की। अब आप इतना तो इकोनॉमिक्स पढ़े हो कि जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस ड्रॉप कर जाता है, जिनकी वजह से फार्मर को लॉस हो जाती। तो ये अगर अपने मार्केट में ये प्रोडक्ट को उतार देते तो भाई जाहिर सी बात है किसान को लॉस हो जाता, क्योंकि प्राइस गिर जाते। तो इनका मोटिव ये नहीं था कि अपने मार्केट में लॉन्च करना है। इन्होंने घोषित किया कि जिन कंट्री को हमारे फूड की दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री सफ़र भी कर रही थी, तो वो हमारे यहाँ से आए और फ्री में जो है वो राशन लेके चला जाए। ठीक है, आप यहाँ आइए और लेके चले जाइए। ठीक है, वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे कि हम हंगर फ्री हैं, हम डोमिनेटेड कंट्री हैं, हम आपके ऊपर डोमिनेट करेंगे। दैट मीन्स कि हमारा जो है वो कहीं ना होता है ना कि हम राजा दिखाने के लिए खुद को ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी दौरान पे इन्होंने एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया था। उस प्रोग्राम का नाम था PL480। ठीक है, PL480, ध्यान सुनिएगा। ठीक ना। अब अगर देखो, अगर एक यहाँ पे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा मान के चलिए कि अगर ये यूएसए से कोई नहीं खरीदता तो पता है आपको, रियलिटी बताऊँ, अगर इससे कोई नहीं खरीदता ना तो ये जाके उसको पानी में फेंक देता, महासागर में जाके उसको बहा देते। क्योंकि अपने यहाँ पे लॉ नहीं कर, अपने यहाँ पे तो नहीं डाल सकता था ना ये अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि भाई किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाती। तो ये क्या करता, उसको जाके भैया या तो प्रोक्योर कर लेता या फिर उसको जाके समुद्र में बहा देता चुपचाप। ठीक ना। तो ये इसीलिए किया ही था ताकि भैया हम दूसरे कंट्री के ऊपर डोमिनेट कर सकें, हमें जो है वो हंगर फ्री हम रहें और हमारा जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है ना, समझ में आ गई। बहुत सारे कंट्री जिनको नीड थी वो यहाँ पे इसके पास गए। इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने वहाँ से फूड को अपने यहाँ पे इम्पोर्ट करवाया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब उस टाइम पे हमारा इंडिया कहाँ था? अब देखो हम आते हैं इंडिया पे। हमने आपको बताया कि यूएसए की क्या उस टाइम पे मंसूबा थी और वो क्या चाह रहे थे। अब देखो हमारा इंडिया क्या क्या स्थिति था उस टाइम पे, मैं बता रहा हूँ इंडिया के बारे में। अब देखो इंडिया, आपको पता है इंडिया को आज़ादी 1947 में मिली थी, लेकिन इससे पहले इतने अच्छे नहीं थे ये, है ना। आपको सबको पता है इतनी अच्छी नहीं थी। 1945 में आपको पता है एक फैमिन आई थी, है ना, जो कि बंगाल में आई थी, बंगाल फैमिन, जो झकझोर के रख दिया था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान गई, है ना। और ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास सूखा पड़ रहा था, पानी गिर नहीं रहे थे, है ना, रेनफॉल हो नहीं रहा था। इसके अलावा अकाल फ्रीक्वेंट पड़ रहे थे, एक से एक अकाल यहाँ पे फ्रीक्वेंट देखा जा रहा था, है ना। इसके अलावा आलिनो लालिना की वजह से यहाँ पे जो वर्षा का पैटर्न था वो भी फ्लैक्चुएट कर रहा था। मान के चलो बारिश के मौसम में बारिश कई बार नहीं होते थे, और जहाँ पे बारिश नहीं होना चाहिए था वहाँ बारिश हो जा रहा था। तो इस तरीके का जो है वो फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा था। और जो बचा खुचा काम था, आपको पता है कि फ्रीक्वेंट आपके इसी दौरान पे पाकिस्तान से वार चल रहा था, इसी दौरान पे चाइना से भी वार चल रहा था। तो ये फ्रीक्वेंट चल रहे थे आपके। तो वार की वजह से और अकाल फेमाइन, प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर रेनफॉल नहीं होने की वजह से ऑलरेडी हमारे क्रॉप की कल्टीवेशन उतनी अच्छी तरीके से हो नहीं पा रही थी। वार की वजह से रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति में था हमारा इंडिया, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, है ना। और कहीं ना कहीं देखेंगे तो अकाल वगैरह भाई जानते ही हो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोगों की स्थिति खराब हो जाती है, बहुत लोगों की जान जा रही थी। तो इस दौरान हमारे आप देखेंगे उस टाइम पीएम जो है वो नेहरू का जो है वो काल ख़त्म हो चुका था, और हमारे इंदिरा गांधी का जो है वो पीएम बन चुकी थी। अब हमारा आता है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं इंदिरा गांधी को। अब देखो ध्यान से क्या होता है। अब क्योंकि उस दौरान हमारे जो पीएम बन गई थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। आपको पता है कि इंदिरा गांधी एक ऐसी लीडर मानी जाती है जो एग्रेसिव थी। अब क्योंकि देखो यूएसए ये बोल चुका था कि भैया हमारे पास आप अगर ज़रूरत है तो आपको नीड है फूड की तो हमारे पास आइए। अब देखो क्योंकि स्थिति इंडिया का बहुत ख़राब था, बहुत ही ख़राब थे, है ना। वहाँ पे आप कोई फसल लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, इतनी स्थिति ख़राब थी। तो अब हमारे पास एक ही उपाय था कि हम यूएसए के पास जाएं, क्योंकि देखो लोगों को हम मरते तो नहीं छोड़ सकते ना। तो एक ही उपाय था कि हम इंदिरा गांधी जो है वो ये करें कि भैया यूएसए के पास जाए और उससे हेल्प मांगे, उससे मदद मांगे। अब ये वही करी, इनके पास यही ऑप्शन था। तो ये गई यूएसए के पास, ठीक है। और
ठीक है, यूएसए को बोली कि भैया हमारे यहाँ स्थिति खराब है। लेकिन उस दौरान हुआ क्या कि एक आपको पता है वहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है या फिर न्यूज़पेपर बोल सकते हो, न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूज़ छप गया और ये न्यूज़ इतना ज़्यादा मतलब कहने की बात है कि इंदिरा गांधी को वो बहुत ही क्योंकि एक पीएम जो यहाँ पे गई है मदद मांगने के लिए, तो ये क्या किए उस न्यूज़पेपर में बड़ा सा इनका फोटो छपा और वो क्या किए इंदिरा गांधी के बड़ा सा शकल, इनका बहुत बड़ा शकल बना दिया और शरीर बना दिया कुपोषित। मतलब कहीं ना कहीं देखेंगे कि इनका मजाक उड़ा दिया गया, फेस बहुत बड़ा, शरीर ऐसा कि भैया कुपोषित है ना, इस तरीके का वो इनके मजाक बना दिए। और उनका हेडलाइन था अगेन इंडिया पीएम बैगिंग फॉर फूड, मतलब इंडिया की पीएम जो है वो अनाज के लिए भीख मांग रही हैं। तो ये जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत बुरा लगा और अगेन वो किसी से कोई मीटिंग वूटिंग नहीं करी और वो वापस आ गई अपने इंडिया। लेकिन आने के दौरान ये ब्राज़ील थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो ब्राज़ील आया था इनके कांटेक्ट में और ब्राज़ील ने बोला कि नहीं, मतलब कहीं नहीं समझौता करने की कोशिश करी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कोई बात इनकी नहीं मानी। ठीक है, और अगेन वो हमारे इंडिया आई और इंडिया में आकर ये सोची कि नहीं अब हम क्या करेंगे, अपना खुद का ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक ना, अब ये डिसाइड कर ली थी कि भैया अब क्योंकि उधर से कोई उम्मीद की किरण है नहीं, उन्होंने बहुत खतरनाक बेइज्जती कर दी, अब भैया हमें अब खुद की अपने कंट्री में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आना है। ठीक है, समझ में आई इतनी बातें। अब देखो स्टोरी कहाँ पे आती है। अब वो इंडिया में आई, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थे, कोई अप्रोच नहीं थे कि भैया स्टार्ट कहाँ से करें, कोई ऐसे इंसान नहीं थे, उस लेवल का कोई इंस्टीट्यूट नहीं थे हमारे पास कि उनमें हम जाके हेल्प मांग सकें। तो अब ये इनके पास एक तरीका था कि भैया हम अप्रोच करें किनको, नॉर्मन बोरलॉग को, कि भैया आप इंडिया आइए और यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। तो इनकी अब ये गए कहाँ पे, नॉर्मन बोरलॉग के पास। ये तो था यूएसए का आदमी, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं हम नहीं हेल्प कर पाएंगे। तो बट इन्होंने सजेस्ट किया एक ऐसे आदमी को जो कि इन्हीं का स्टूडेंट थे, कौन, स्वामीनाथन। अब ये जो है वो हमारे हिस्ट्री में आ चुके हैं। तो अब क्योंकि ये नॉर्मन बोरलॉग यूएसए के थे, इन्होंने आने से मना कर दिया कि मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो इन्होंने सजेस्ट किया एक ऐसे शिष्य के बारे में जो कि इन्हीं के स्टूडेंट हुआ करते थे, स्वामीनाथन। अब इनके बारे में सजेस्ट किया गया कि आप इनको लेके जाइए, ये भी अच्छे इंसान है, ये भी काफ़ी अच्छे रिसर्च कर लेते हैं, तो इनको ले जाइए, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर पाएंगे। अब जो इंदिरा गांधी की टीम थी उन, है ना, उनको ये न्यूज़ मिला और ये न्यूज़ चला गया कहाँ पे, इंदिरा गांधी के पास। इंदिरा गांधी के पास ये न्यूज़ गया। आपको पता हो कि उस टाइम पे त्रिमूर्ति हाउस हुआ करता था, है ना। तो ये इंदिरा गांधी फटाफट इनको बोली कि भैया इनको फटाफट बुलाओ अपने यहाँ पे, इनको एकदम इज्जत सत्कार सबके साथ जो है वो बुलाओ। अब इनको भैया इज्जत के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया को यही बदलने वाले थे, तो इनको बुलाया गया त्रिमूर्ति हाउस। अब ये त्रिमूर्ति हाउस आ चुके हैं, है ना। अब त्रिमूर्ति हाउस में इन्होंने क्या किया, क्रॉप कॉम्बिनेशन, बहुत तरीके का क्रॉप कॉम्बिनेशन इन्होंने 6 मंथ तक, अप्रॉक्स ऐसा डेटा में है कि 6 मंथ तक इन्होंने त्रिमूर्ति हाउस में रहकर ही क्रॉप कॉम्बिनेशन, क्योंकि क्रॉप कॉम्बिनेशन आना बहुत जरूरी था, क्रॉप कॉम्बिनेशन की इन्होंने टेस्ट करी, है ना, अप्रॉक्स 6 मंथ तक। ठीक है, अब वहाँ पे इन्होंने जब टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो अब इनका टाइम आ गया था कि हम अब किसानों के बीच में जो है जो टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है, ये क्रॉप कॉम्बिनेशन हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूट कर जाता है, अच्छा है, इसको हम अब इंडिया के किसानों को हम देंगे, अब हम किसानों तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन 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 रुक जाइए, एक ट्विस्ट और क्या आ गया कि भैया अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आ लेना और ना लेना जो है वो उसका कंसेप्ट समझ में आएगा। अब एक अगर हम समय काल की बात करें तो ये देखिए समय है, टाइम पीरियड है, ऐसा मान के चलते यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो है अल नीनो। ठीक है, आपको पता है कि अल नीनो में क्या होता है, बारिश कम होती है, मतलब सूखा ज़्यादा हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पे बारिश हो नहीं रही थी, सूखा बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि हम इस स्टेज में हैं, हमारा जो है अल नीनो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हमारा जो यहाँ से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा वो होगा आपका कौन सा, ला नीना। ठीक है, और ला नीना के अंदर क्या होता है, बारिश अच्छी खासी होती है ना। और ऐसा माना जा रहा था कि वैज्ञानिकों के द्वारा कि हम जो है वो इस स्टेज में हैं
हमारा ये स्टेज आ गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा ये पीरियड जो है वो खत्म होने वाला है और ये पीरियड हमारा स्टार्ट होने वाला है। हम लोग ऐसा सोच के चल रहे थे, ठीक है, कि हम यहाँ पे हमारा हम अच्छी अच्छी बात है कि भैया एक तो हमारा जो ट्रायल है क्रॉप कॉम्बिनेशन वो सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ से ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, है ना, और उस टाइम पे हमारा ये पीरियड भी खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा तो बारिश भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो बहुत खुश थे सब, चलो बहुत बढ़िया है। अब उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी की टीम थी और बाकी लोग थे वो, अब मेजर चैलेंजेस ये आएगा ना कि किसान आपको एक्सेप्ट करे तब ना, आप जो सीड बनाए हो किसान कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो इन्होंने बहुत सारे कैंप चलाए, बहुत सारे किसानों को अवेयरनेस किसानों तक पहुंचाया कि आप ये जो फसल लगाए हो, ये जो आपको मैं दाना दे रहा हूँ, ये बीज दे रहा हूँ, ये मशीनरी दे रहा हूँ, ये पेस्टिसाइड दे रहा हूँ, आप लोग इसका यूज़ कीजिए। और इसका यूज़ आज तक इंडिया में नहीं हुआ है, आप लोग करेंगे तो इनका जो उत्पादन है वो कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपका अच्छा खासा उत्पादन आ जाएगा। तो आप इस बीज को लगाइए, बारिश बहुत जल्द होने वाली है। ऐसा सब जगह पे छप चुका था, सब जगह पे ये अनाउंसमेंट हो गया था। किसानों ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो गरीब किसान भी थे उन्होंने कुछ पैसे जुगाड़ करके इनके जो द्वारा सीड जो थे उन्होंने उसको खरीद लिया। अब सीड तो आ चुका था, ठीक है, सब लोग तैयार थे कि भैया बारिश होगी, हम जो है वो नए जो हमको सीड मिला है उसको सोइंग करेंगे, अच्छी खासी उत्पादन हो जाएगी और दिन हमारा जो भूखमरी और फेमिन का कंडीशन था वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। सब कुछ अच्छा, एकदम अच्छा चल रहा था। लग रहा है दुनिया पूरा हरी भरी दिख रही थी, सब लोग बहुत उम्मीद में थे कि बारिश होगी क्योंकि हमारा अल नीनो का पीरियड खत्म होने वाला है और लालिनो जो है वो आने वाला है। लेकिन कहानी में आ गया ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट ये आ गया कि उस टाइम पे बारिश नहीं हुआ। अब न्यूज़ में आ गया कि भैया जो ये अल नीनो है ये कंटिन्यू होगा, ये और भी आगे जाएगा, ला नीनो अभी नहीं आएगा, कुछ चेंजेस की वजह से अभी ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा और ये पीरियड जो है वो और आगे कंटिन्यू चलेगा। अब ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई। इंदिरा गांधी बहुत फ्रस्ट्रेशन में कि अब क्या होगा, है ना, क्योंकि भैया विदाउट बारिश के पानी है नहीं, बारिश हो नहीं रही है, सूखा ऑलरेडी पड़ रहा है, फसल तो बोएंगे नहीं लोग। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस हो गया इनके लिए। अब दो चैलेंजेस इस प्रोस्पेक्ट से था ना कि ये किसान अगर एक, क्योंकि तो किसानों को आपने नोटिस किया होगा कि भैया एक जो कंपनी वाला कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है उस पर किसान वैसे उम्मीद भरोसा नहीं करते, बहुत लोग कन्विंस हो भी जाते हैं और एक बार गलती से फेल्योर हो गया तो समझ लीजिए कहानी खत्म। क्योंकि अगर एक बार ये फसल सही तरीके से उत्पादन नहीं हो पाता जो सीड इनको दिया गया था, तो समझ लीजिए कि फिर वो दोबारा वो कन्वेंस ही नहीं होते, वो दोबारा लगाते ही नहीं। क्योंकि सोचो गरीब, ऑलरेडी किसान गरीब होता है, वो पैसे जुगाड़ करके कहीं ना कहीं इधर उधर से वो सीड को खरीदा, वो सीड को मशीनरी को परचेस किया और उसके बाद अगर उसको लगाएगा और वो सही से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तो किसान क्यों हिम्मत करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा ना, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि अगर एक बार ये फसल खराब हो गया तो हम दशकों तक हम इस रिवॉल्यूशन को कर ही नहीं पाएंगे, हमारे लिए फेल्योर हो जाएगा। ये इतना बड़ा चैलेंजेस था। बट बोलते हैं ना कि उस टाइम पे बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये इंडिया जो है वो लोग पागल हो गए हैं, इंडिया जो है वो खतरे में है, इंडिया के किसान को ये हो गया, वो किसान को ठग रही है ना। बहुत सारे न्यूज़ पेपर में बहुत बहुत जो है वो अफवाहें फैलाई गई। लेकिन बोल सकते हैं कि ऊपर वाले के सामने जो है वो सब लोग झुक जाते हैं। तो कुछ वही तरीके वही हुआ क्या कि कोइंसिडेंस बोलिए या फिर चमत्कार बोलिए, उस टाइम पे जो उम्मीद नहीं थी, ना ही साइंटिस्ट लोग भी हाथ खड़ा कर दिए थे कि जो अब है अल नीनो कंटिन्यू ही रहेगा, बारिश नहीं होने वाला। लेकिन हुआ क्या कि चमत्कार ही बोलिए, सर्टेन बहुत तेज बारिश हुआ उस दौरान, जो कि उम्मीद नहीं थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। इंडिया में इतना ज़्यादा बारिश हुआ, मतलब जितना बोल सकते हो ना कि मोर देन औसतन बारिश हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, ठीक है। और ये जो कहीं ना कहीं जो बारिश हुआ, ये एक बोलते हैं ना कि आज आप अगर मेहनत करते हो तो 99% आपका हार्डवर्क ही होता है, 1% आपका किस्मत साथ देता है। तो वही 1% कहीं ना कहीं यहाँ पे काम आ गया। बारिश हुई, अच्छा खासा बारिश हुआ, जितना आज तक बारिश नहीं हुआ था उससे ज़्यादा बारिश हो गया। अब ये कहीं ना कहीं हमारे फील्ड तैयार थे कि अब ये फसल को लगाइए, आइए फसल को लगाइए, ठीक है। अब सब लोग रेडी कि हाँ अब हम जो है वो फसल को लगाएंगे, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि सब तैयारी हो चुका था।
बस वेट था बारिश का, जो बारिश भी हो गया। अब यहाँ से हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन जो है इंडिया में स्टार्ट होता है। ठीक है, अब सारे जो किसान थे वो पेस्टिसाइड वगैरह, अच्छे पेस्टिसाइड, ड्वार्फ वैरायटी का सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, इसके अलावा वो अच्छे तरीके से मशीनरी वगैरह यूज़ करके, है ना, वो फसल को लगाए। और उम्मीद नहीं कीजिएगा, जो फसल का उत्पादन हुआ वो 2 गुना से भी ज़्यादा हुआ, जितना हमारी गवर्नमेंट सोच के नहीं। क्योंकि देखो पता था कि जो फसल है, पहले क्यों फसल तो हो नहीं रहे थे, तो इंदिरा गांधी को इतना तो पता था कि भैया फसल जो है वो पहले ज़्यादा आने वाला है, तो ये कुछ ही वेयर हाउस जो है वो बना के कुछ को खाली करवाया गया ताकि यहाँ पे हम कमोडिटी को स्टोर कर सकें, है ना। तो बट उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं था, लेकिन जितना उम्मीद था उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो इनका उत्पादन आ गया। अब क्योंकि कुछ फसल हमारे वेस्ट भी हो गए क्योंकि हमारे पास रखने की जगह नहीं था, है ना। बट सेकेंड टाइम पे जब हमारा सेकेंड फसल लिया गया तो उसके लिए हम लोग तैयार थे, हमारा जो है वो सब कुछ सिस्टम तैयार था और सक्सेसफुली वो हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से हमारे पास एक कहीं ना कहीं देखेंगे तो हम लोग रेडी हो गए थे कि हाँ चलो अब हम जो है वो हमारे पास यूनिटी है, हमारे पास मजबूती है, किसान हमारे मेहनती भी है, स्ट्रॉन्ग, मतलब वो हार्डवर्क करने के लिए रेडी भी हैं, लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, सही उनको इम्प्लीमेंट नहीं मिल पा रही हैं। तो यहाँ से फिर देखेंगे थोड़ा बहुत हमें ये चीज़ फिर यहाँ स्टार्ट की है कि हम कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह हमने खोला, हम कुछ रिसर्च वगैरह पे फोकस किए और फिर हम जो है वो अपना एग्रीकल्चर को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो नेशन है इंडिया, ये बन गया क्या, फूड सिक्योरिटी नेशन। हम लोग फूड सिक्योर कर चुके थे कि भैया हमें अब किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है ना। हम अब एक वहाँ पे एक लाइन था कि हम लोग अब फूड इंपोर्ट नहीं, हम फूड को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सोचो एक टाइम पे हमारे पास खाने को नहीं फसल था, बट आज हम लोग के पास इतना सारा फसल है कि हम आज एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब हम पूरा तरीके से क्या हो गए थे, फूड सिक्योर हो चुके थे। मतलब यही वाली बात होगी कि क्लास 1 में हम फेल करते थे बट क्लास 3 में हम टॉप कर गए। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन हमारे पास आ गया था, हमारे किसान बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे। ठीक है, हम लोगों ने अच्छा खासा वेयर हाउसेस वगैरह जो है वो बिल्डअप कर ली थी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। इसके बैकग्राउंड क्या था, एनीवन गाइस, किसी को डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से फसल जो है हम लोगों ने लगाया था ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे। अब तो बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं, याद रखना कि अगर हम क्रॉप की बात करें तो मुख्य रूप से हमने ग्रीन रिवोल्यूशन में 2 क्रॉप के ऊपर काम किया था। एक था वीट, दूसरा था राइस, पेडी बोल सकते हो। ठीक है, पेडी। वीट आपका फर्स्ट था, पेडी आपका सेकेंड था। फिर से सुनिए, वीट आपका फर्स्ट क्रॉप था ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे, पेडी आपका सेकेंड था। ठीक ना, अगर डीपली क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा प्यार रखिएगा। ठीक ना, देखो अब वीट तो था ही, तो इन्होंने पेडी पे क्यों काम किया? सोच सकते हो ना भाई, वीट तो लगा था तो आपने इन्होंने पेडी पे क्यों वर्क किया? तो देखो आपको पता है कि आप अपने घर में जाएंगे, आप घर के पापा से पूछिएगा राशन का, तो वो पर मंथ 33 केजी जो है वो गेहूं खरीदते होंगे। तो अगर आप 4 लोग रहते हैं तो पर मंथ आपके 30 केजी के आसपास जो है वो गेहूं लग जाता है ना। क्योंकि आपको पता है कि गेहूं जो है वो इसके हम फ्लोर बनाते हैं, मतलब आटा बनाते हैं, देन हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनका कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा है ना, कंजम्पशन क्या है इनका, ज़्यादा है। तो इसलिए हमें एक अल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए था, है ना, जो कि जो लोग कम कंज्यूम करें और थोड़ा सा से, क्योंकि देखिए आप 33 केजी आटा लेंगे और इनसे उतना ज़्यादा आपका आटा बनेगा नहीं, मतलब मुख्य से कुछ ही अगर 1 केजी से कुछ ही रोटी बना पाओगे आप। लेकिन अगर आप 1 केजी चावल लेंगे तो उससे आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर पाएंगे, क्योंकि चावल क्या करता है, दिखता है इतना छोटा छोटा, लेकिन ये अगेन ये फैल जाता है ना। तो ये इनकी कंजम्पशन क्या थी, ये लोग इसको कम कंज्यूम करते थे। दैट मीन्स कम कंज्यूम करने का मतलब कि ये फैलता है। आप 1 केजी चावल लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप आराम से खा लेंगे, लेकिन इनमें 1 केजी में आपको मुख्य रूप से 5 से 10 से 12 रोटी बन ही बहुत ज़्यादा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कंजम्पशन के बेसिस पे देखें तो वीट लोग जो है उस टाइम पे कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा इसका उत्पादन नहीं था। लेकिन इस टाइम पे पेडी का जो है देखेंगे तो भैया पेडी केस में हम कम कंज्यूम करते हैं, है ना, और मतलब थोड़ा सा से ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें सेकेंडरी ऑप्शन लेके चलना पड़ा और सेकेंड हमारा फिर पेडी आया। ठीक है, समझ में आ गया।
तो यहाँ तक हमने 2 चीज़ अचीव कर लिया था कि भैया हम तो फूड सिक्योरमेंट हो ही चुके थे, हम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं थे, ठीक है। हमारा जो अच्छा खासा उत्पादन हम अनाज में कर लिए थे, लेकिन अब दिक्कत आई क्या कि हम तो ये चीज़ हो गया, लेकिन हमारा आज भी देखेंगे तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं था। हम आज भी देखेंगे तो अलग तरीके का न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो रही थी, बीमारियां बढ़ रही थी। तो आपको इसीलिए सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया, और सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन में फोकस किया गया प्रोटीन के ऊपर, मतलब पल्सेस के ऊपर, ठीक है। पल्सेस के ऊपर फोकस किया गया, प्रमोट कीजिए पल्सेस को, और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लेके आइए। फूड सिक्योरिटी आ चुका है, अब हमें न्यूट्रिशन को सब को जो है वो प्रमोट करना है। आप देखेंगे व्हीट आए उसके ऊपर क्या हो गया, कोटेड आ गया। आप देखेंगे गोल्डन राइस आ गया, क्यों आया, ताकि हमें अब क्योंकि फूड सिक्योर हो चुके हैं, हमें न्यूट्रिशनल सब भी जो है वो सिक्योर होना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो चल रही थी। तो गाइज होप सो कि आपको समझ आया होगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन कैसे हमारे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, इनका ही पीछे हिस्ट्री क्या रहा था, है ना। मन में कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट में पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो अलग टॉपिक बन जाता है, हम बात करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, है ना, उनका क्या निगेटिव इम्पैक्ट रहा। तो नेक्स्ट क्लास कंप्लीटली, अभी तक हमने पॉजिटिव बातें करी, है ना, कैसे हम फूड सिक्योरिटी मेंटेन किए, कैसे हम फूड सिक्योर हो गए, कैसे हम न्यूट्रिशनल सिक्योर हो गए। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इनके निगेटिविटी क्या थे, ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, कैसे कैंसर ट्रेन जो चलाया गया। तो लॉट्स ऑफ हम फैक्ट्स के साथ आएंगे। होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।